कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही केतकी और मंगरा का प्यार भरा जोहार। जोहार। हाँ, तो किसान भाई बहन आपका स्वागत हो चुका। हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं क्या से? कृषि समाचार से। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। खबरों में पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। थर्मल स्क्रीन हाउस इकाई की स्थापना पर किसानों को मिलेगा 50% अनुदान। राज्य खरीफ फसलों की बुआई में अभी निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे। किसान कम अवधि वाले धान पहले लगाएं। और अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड राज्य बागवानी मिशन की ओर से राज्य के 17 NHM जिलों में थर्मल स्क्रीन हाउस इकाई की स्थापना के लिए किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। शेष 50% लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। इकाई स्थापना की परियोजना लागत 6 लाख रुपए है। ये काम राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उच्च मूल्य वाले सब्जियों एवं फूलों की खेती को बढ़ावा देना है। 27 जुलाई 2013 तक खरीफ मौसम में हुई बारिश को देखते हुए राज्य कृषि निदेशालय द्वारा खरीफ फसलों की रोपाई का निर्धारित लक्ष्य और वर्तमान स्थिति पर जो आंकड़ा जारी किया गया है वो इस प्रकार है। धान रोपा का निर्धारित लक्ष्य 1820 हेक्टेयर है। इसमें अभी तक 227 हेक्टेयर में रोपा कार्य हुआ है। मक्का का लक्ष्य 305 हेक्टेयर, वर्तमान स्थिति 224 हेक्टेयर। दलहन का लक्ष्य 511 हेक्टेयर, वर्तमान स्थिति 187 हेक्टेयर और तेलहन का निर्धारित लक्ष्य 76 हेक्टेयर है, जिसमें 23 हेक्टेयर में ही रोपा कार्य हुआ है। किसान खेत के प्रकार और बारिश की स्थिति को देखते हुए कम और लंबी अवधि वाले धान का प्रभेद चयन करते हैं। बिचड़ा जब 20 से 25 दिन का हो जाए तभी लगाएं, लेकिन कम अवधि वाले धान पहले लगाएं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश को देखते हुए किसान बिचड़ों को खेत में लगाना शुरू कर दिए हैं। कम और ज्यादा अवधि वाले बिचड़े को किस समय लगाना है, इस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान में ध्यान रखें कि अगर किन्हीं का जो बिचड़ा लगाए हुए हैं ज़्यादा दिन का भी माने ज़्यादा अवधि वाले पौधे प्रभेद भी लगाए हुए हैं, कम अवधि वाले प्रभेद लगाए और लेट हो गया, तो सबसे पहले जो जल्दी तैयार होने वाला है उसको आप रोपाई जरूर कर दें। क्या है कि जैसे देर होगा तो उसके जो है रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है, जिससे पानी की निकलना से इनिशिएशन शुरू होता है, तो जिससे क्या है कि कल्ला नहीं निकलेगा और कल्ला नहीं निकलेगा तो फिर आपका ईल्ड घट जाएगा। और देर वाला जो प्रभेद है वो थोड़ा देर का बर्दाश्त कर सकता है, तो उसको थोड़ा लेट होगा तो कम हानि होगी या नहीं की वो। तो ये कोशिश ध्यान रखना है और हमें कोशिश ये करना है कि जैसे भी संभव हो तो 20 से 25 दिन का मैंने जो बिचड़ा हो उसको लगाने का कोशिश करें। लेकिन कभी काल ऐसा होता है जो कि हम समझ रहे हैं कि, तो इसलिए मैं किसान भाइयों को बता रहा हूँ कि जिसका अगर देरी होता है तो जल्दी जो तैयार होने वाले उसका पहले जलन लगाने की कोशिश करेंगे। जो किसान स्वीट कॉर्न की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए सिंजेंटा सुगर 75 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसके ए ग्रेड की उपज क्षमता 10 से 12,000 भुट्टा प्रति हेक्टेयर है। झारखंड के किसान स्वीट कॉर्न की खेती से बहुत अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते अधिक उपज देने वाले उन्नत प्रभेद लगाया जाए। स्वीट कॉर्न की उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। स्वीट कॉर्न की उन्नत वैरायटी, उन्नत किस्म की अगर हम बात करें तो सिंजेंटा की सुगर 75 जो प्रजाति है वो सबसे अच्छा है, जो हाइब्रिड प्रजाति है। इसकी उत्पादन क्षमता अगर हम प्रति एकड़ के हिसाब से बात करें तो लगभग आपका प्रति एकड़ 10 से 12,000 कोब जो ए ग्रेड का हमको मिलता है वो 10 से 12,000 कोब हम निकाल सकते हैं। और बी और सी ग्रेड का जो कोब होगा, जो भुट्टा होगा, वो 5 से 7,000 निकलता है। मतलब अगर हम लाभ मुनाफा का बात करें तो प्रति एकड़ हम लगभग 40 से 45,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। पेगहो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अपने टाड़ खेत में लगे फसलों की निकौनी का काम बड़ी आसानी से संपन्न कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। अब बारी है एक सफल किसान से मुलाकात की, तो आइए चलते हैं सीधे किसान के पास। आज हम आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाने जा रहे हैं
जो अपने खेतीबाड़ी के काम में आने वाले कमियों को एक एक करके खत्म करते गए और आज बेहतरीन खेती और शानदार उपज पाने में कामयाब है। ज़मीन है 1.5 एकड़, खीरा लगाए हैं, भिंडी लगाए हैं और उससे पहले मटर लगाए थे, कद्दू लगाए हैं और हम लोग 6 परिवार हैं। सब बच्चा सब पढ़ने जाते हैं या पढ़ के आते हैं, उस खेती में लगते हैं। वो सब भी वही 50-60 हज़ार रुपया खाली खेतिए पर हम लोग रहते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,800 रुपए से 2,050 रुपए, चावल मध्यम 2,100 रुपए से 2,500 रुपए, चावल उत्तम 2,800 रुपए से 5,000 रुपए, गेहूं 1,400 रुपए से 2,100 रुपए, चना 3,700 रुपए से 4,100 रुपए, दाल अरहर 5,700 रुपए से 6,500 रुपए, दाल मसूर 4,500 रुपए से 5,000 रुपए, दाल चना 4,500 रुपए से 5,050 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,700 रुपए, चीनी 3,400 रुपए से 3,500 रुपए, आलू 700 रुपए से 850 रुपए और प्याज 2,300 रुपए से 2,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में अभी आपने खेतीबाड़ी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देखी और साथ ही साथ मंडी के भाव में और मौसम के मिजाज के बारे में भी जाना। और भी बहुत सारी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। एक लेते हैं छोटा सा विराम और जल्द ही हाजिर होते हैं। पिछली बार मौसम ने फसल का बहुत नुकसान किया, मगर चेतराम किसान के जीवन में फिर भी खुशहाली है। मैंने मौसम आधारित फसल का बीमा जो करा रखा था, जिसका क्लेम मुझे 45 दिनों के अंदर मिल गया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में कम या अधिक वर्षा और रबी में बेमौसमी वर्षा, तापमान, नमी आदि से होने वाले फसल के संभावित नुकसान की भरपाई की जाती है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा लागू मौसम आधारित फसल बीमा योजना से लाभ उठाएं। तुरंत निकट के सरकारी बैंक की शाखा या कृषि अधिकारी से संपर्क करें। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार
NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो किसान भाई बहन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको लिए चलते हैं उस रिपोर्ट की तरफ जो हमें बताता है कीटनाशी दवाइयों के सुरक्षित उपयोग करने के बारे में। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ
और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। हमारे झारखंड में चूंकि यहाँ की ज़मीन सीढ़ीनुमा होती है तो ज़मीन के प्रकार यानी कि खेत के कई प्रकार हैं। खेत के 3 प्रकार हैं जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा, कौन सा? ऊपरी, हाँ, जिसको हम लोग टाण बोलते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, और बीच वाली, हाँ, मध्यम, और उसके बाद दोन। हाँ, दोन जमीन। सीधा सा बात है, ऊपरी होगा तो निचला होगा तो मध्यम तो होगा ही। हाँ, तो किसान भाई बहन, हमारे कहने का तात्पर्य यानी कि मतलब ये है, हम इस बात पे आ रहे हैं कि इन तीनों ज़मीन में हम धान की फसल लगाते हैं तो उससे बेहतर उपज लेने के लिए हम उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन इस तीनों ज़मीन के प्रकार के हिसाब से खाद की मात्रा और खाद क्या होना चाहिए, इस विषय पर हम जानते हैं। और जानकारी कौन दे रहे हैं? हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार झा। किसान भाइयों, बोकारो जिला के अंतर्गत हम हैं अभी जमहार गांव में, और आज हम आपसे चर्चा करेंगे धान के खेती हेतु उर्वरक प्रबंधन। और इसकी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सुधीर कुमार झा। सर, डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि धान की खेती होती कौन सी भूमि अच्छी होती है? झारखंड में किसान भाई लोग जो हैं धान 3 तरह की भूमि में करते हैं। एक जो ऊपरी भूमि, जो टाड़ 1 टाड़ 2 हुआ, उससे नीचे टाड़ 3 दोन 3 जो मध्यम ज़मीन कहते हैं उसमें करते हैं। और एक नीचे वाली ज़मीन है जिसको 1 नंबर किसान भाई दोन 1 है, जिसको कि 1 नंबर ज़मीन किसान भाई कहते हैं, उसमें करते हैं। तीनों तरह की भूमि के लिए प्रभेदें अलग हैं और उर्वरक प्रबंधन भी अलग अलग होता है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि ऊपरी, मध्यम और निचली भूमि के बारे में, तो हमारे किसान भाई ऊपरी, मध्यम और निचली भूमि में उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें? किसान भाई खासकर ऊपरी ज़मीन में बहुत से किसान भाई जो हैं सीधी बुआई करते हैं या छिटवा विधि से धान की खेती करते हैं। तो उस विधि में अगर धान भाई ऊपरी ज़मीन में लगा रहे हैं धान की खेत, तो उसके लिए नाइट्रोजन 40 किलो, स्फुर 20 किलो और पोटास 20 किलो उर्वरक की मात्रा अनुशंसित है। इसमें जो है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, स्फुर की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा जब किसान भाई बुआई कर रहे हैं उस समय में देनी है। और बाकी आधी मात्रा जो नाइट्रोजन की है वो बुआई करने के 30 दिन के बाद दी जाती है। खासकर ये ऊपरी भूमि के लिए है। हम इसमें नाइट्रोजन जो है यूरिया के रूप में देते हैं, स्फुर हम या तो एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट या डीएपी के रूप में दे सकते हैं, और पोटास जो है म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में देते हैं। अब है कि जो किसान भाई रोपा विधि से मध्यम ज़मीन, खासकर टाड़ 3 दोन 3 जो मध्यम मीडियम लैंड है उसमें अगर खेती कर रहे हैं, तो उन ज़मीन में जो उर्वरक की अनुशंसित मात्रा है वह 80 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी स्फुर और 20 केजी पोटास, ये अनुशंसित है। इसमें हम नाइट्रोजन जो है किसान भाई यूरिया के रूप में दे सकते हैं, स्फुर या तो डीएपी के रूप में या एसएसपी के रूप में दिया जा सकता है, और पोटास जो है म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में दिया जाता है। पूरा जो खाद है, उर्वरक जो देते हैं, तो कदवा करने के टाइम में देनी चाहिए। कारण कदवा करने के टाइम में दे करके उसके बाद पाटा मार के उसके बाद उसमें रोपाई करनी चाहिए। बाकी जो नाइट्रोजन की बाकी आधी मात्रा जो है उसका इस्तेमाल किसान भाई रोपाई करने के 4 से 6 हफ्ता के बीच, मतलब 1 महीना के बाद बाकी आधी मात्रा का आधी, मतलब जो अगर हम 80 केजी टोटल देना है तो 40 केजी शुरू में देंगे, बाकी 20 केजी रोपाई करने के 1 महीने के बाद, और बाकी का जो 20 केजी है बाली फूटने से पहले बाकी का 20 केजी दे सकते हैं। अगर हम पोटास का उर्वरक का इस्तेमाल अगर थोड़ा ज़्यादा करना है तो हम
कुछ 10 kg पोटास की मात्रा हम बाली फूटने के समय भी कर सकते हैं, मध्यम जमीन में और निचली ज़मीन में। निचली ज़मीन का जहाँ तक बात है तो वहाँ उर्वरक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब वहाँ हम 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 30 kg पोटास का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो निचली ज़मीन है उसमें जो प्रभेद रहता है वो उपज ज़्यादा देती है। तो निचली ज़मीन के लिए हम ज़्यादा उर्वरक देते हैं। इसमें भी हम जो उर्वरक का इस्तेमाल है वो स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई के समय डालते हैं, और बाकी जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है उसको 2 भागों में रोपाई के 1 महीने बाद और बाली फूटने से पहले डालते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि धान की खेती हेतु वो कौन सा बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करें? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी सवाल पूछी। धान की खेती में एक ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल नाम से एक बायो फर्टिलाइज़र आता है, जिसका इस्तेमाल रोपा विधि वाली धान जो खेत हैं उसमें किया जा सकता है। इसके लिए इसके एक पैकेट आती है, 10 kg प्रति हेक्टेयर के रूप में इसका डोज है, जिसका इस्तेमाल हम रोपा विधि वाले धान में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल रोपाई के 1 महीने के बाद किया जाता है। धान की रोपाई करने के बाद 1 महीने के बाद हम खेत को मेड़बंदी कर देते हैं, पानी रोक देते हैं, और इसके पैकेट को, जो ब्लू ग्रीन अलगी के पैकेट है, उसको छींट देते हैं खेत में पानी के ऊपर। छींटने के बाद 1 महीने के बाद पूरा पानी के ऊपर एक काई, नील हरित काई के रूप में जम जाता है, हरा हरा, जो कि हवा से नाइट्रोजन कलेक्ट करके पौधे को उपलब्ध कराता है। इस ब्लू ग्रीन अलगी के उपयोग से हम 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर पौधे को प्राप्त हो जाता है, जिससे हम जो हमारा नाइट्रोजन उर्वरक है उसकी काफ़ी बचत कर सकते हैं। और ये आने वाली फसल को, धान के बाद जो हम उसमें फसल उस मिट्टी में लगाएंगे उसको भी यूरिया के खाद का बचत होता है, उसको भी नाइट्रोजन उपलब्ध होता है मिट्टी से। अतः ये एक काफ़ी सस्ती और मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाली विधि है। अतः किसान भाई अगर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि हमारे किसान भाई आजकल हाइब्रिड खेती कर रहे हैं, तो हाइब्रिड खेती के लिए उर्वरकों का मात्रा कितनी होना चाहिए? आप हमारे किसान भाई को ज़रा बताइए। हाँ, अब आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आजकल झारखंड में दिनों दिन हाइब्रिड धान की खेती बढ़ती जा रही है, परंतु किसान भाई हाइब्रिड धान की खेती तो करते हैं लेकिन उर्वरकों का इस्तेमाल कम क्या करते हैं, जबकि हाइब्रिड धान में उपज काफ़ी ज़्यादा है। जब हम उपज ज़्यादा लेते हैं तो मिट्टी से उसी मात्रा में पोषक तत्व पौधे लेते हैं, अतः हमारी मिट्टी में धीरे धीरे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। अतः जो किसान भाई हाइब्रिड धान की खेती कर रहे हैं उन्हें 150 kg नाइट्रोजन, 80 kg स्फूर और 90 kg पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। तब जा कर के हम जो मिट्टी से जितनी उर्वरा शक्ति, जितना हम पोषक तत्व ले रहे हैं वो फिर पुनः हम खाद के रूप में दे पाएंगे, ताकि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी और हमें जो उपज मिलना चाहिए धान की वो पूरी उपज मिलेगी। इसमें जो है हमें स्फूर की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा नहीं, आधी मात्रा हम शुरू में देते हैं और नाइट्रोजन की आधी मात्रा शुरू में देते हैं, और बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसे 2 भागों में बांट देते हैं। मतलब 25% जो है हम रोपाई के 30 दिन के बाद और बाकी 25% बाली फूटने के समय देते हैं, और पोटास की भी आधी मात्रा बाली फूटने के टाइम में देते हैं। पोटास को अगर हम 2 भागों में बांट देते हैं, खासकर हाइब्रिड धान के लिए, तो उसमें दाने पुष्ट होते हैं और ग्रेन फिलिंग अच्छा होता है, माने जो बाली में जो दाने भरते हैं वो अच्छे होते हैं और हमें उपज अच्छी मिलती है, और हमारा जो धान का फसल है वो चमक, धान की दाने में चमक होती है, अगर जिससे हमें बाजार में मूल्य अच्छा मिलता है। तो आजकल श्री विधि से भी हमारे किसान भाई खेती करते हैं, तो पहले जो खेती करते थे और उसमें श्री विधि में कुछ अंतर है, तो उर्वरकों को भी मात्रा में भी अंतर है या कैसे उर्वरक दे, इसमें कोई अंतर है? हाँ, आपने सही सवाल किया। आजकल श्री विधि को सरकार बहुत प्रमोट कर रही है। श्री विधि से किसानों की उपज में भी 30 से 40% तक की वृद्धि होती है। तो ऐसा है कि जब उपज बढ़ेगी तो पौधा पोषक तत्वों की ज़्यादा मात्रा ज़मीन से लेगा, तो जब ज़्यादा मात्रा ज़मीन से लेगा तो ज़मीन में उसकी उर्वरा शक्ति कम होगी। अतः उस उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में उर्वरक पौधे को, ज़मीन को, मिट्टी को देना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारी मिट्टी उर्वरा शक्ति बरकरार रहे। हम अगर उपज ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा उर्वरा शक्ति निकलेगी मिट्टी से, पोषक तत्व ज़्यादा पौधे लेंगे तो उसी मात्रा में हमें पौधे को, मिट्टी को पोषक तत्व देना होगा। अतः अगर हम श्री विधि से खेती कर रहे हैं
और मध्यम ज़मीन में कर रहे हैं, बीच वाली ज़मीन में श्री विधि की ज़्यादा खेती होती है तो उसमें कर रहे हैं, तो हमें फर्टिलाइज़र का डोज है 80-40-20, उसमें 50% का बढ़ाव करना चाहिए। मतलब 80 kg नाइट्रोजन के बदले 120 kg नाइट्रोजन और 40 kg स्फूर के बदले 60 kg स्फूर और 20 kg पोटास के बदले 40 kg पोटास देना चाहिए, ताकि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे और हमें ज़्यादा उपज, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ उपज हमें मिल सके। इसके अलावा ये भी है कि श्री विधि में जब हम खेती करते हैं तो जड़ों का बढ़ाव, माने श्री विधि में जड़ भी ज़्यादा फैलते हैं। जड़ ज़्यादा फैलने से होता क्या है कि पोषक तत्व ज़्यादा पौधा लेता है, तो नीचे का बायोमास और ऊपर का बायोमास दोनों ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा पोषक तत्व पौधे लेते हैं। इसीलिए हमें निश्चित रूप से पोषक तत्व का प्रबंधन में ध्यान देना चाहिए और उर्वरकों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसके साथ साथ हमें गोबर खाद का भी उपयोग इसमें ज़रूर करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्योर का, गोबर खाद का उपयोग करेंगे ताकि पौधे की उर्वरा शक्ति बने रहे, उसकी जल धारण क्षमता भी बनी रहेगी। अतः खासकर श्री विधि से जो खेती कर रहे हैं उनको सुझाव दिया जाता है कि वे उर्वरकों का ज़्यादा व्यवहार करें और साथ में गोबर खाद का भी व्यवहार करें। तो किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी और आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। अरे बाबा, थोड़ा बहुत जानते थे लेकिन आज तो हम बहुत जान गए। हाँ, तो पता चला ना भाई हमारे विशेषज्ञ और कितनी अच्छी और कितनी विस्तृत जानकारी देते हैं। एकदम बेस बात बोले भाई, विशेषज्ञ हैं, उनको विशेषज्ञता पता है, तो उसका फायदा हम पूरे राज्य के किसान जरूर उठाएं। बिल्कुल सही। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन उससे पहले बताते हैं अपना पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। हाँ, तो किसान भाई बहन, आप हमारा पता नोट कर लिए, हमें अपना खत आप ज़रूर लिखिएगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जोहार।